जी, जो आज हमारा वेबिनार है वो MDMS गाइडलाइन पे MDMS नवंबर अटेम्प्ट गाइडलाइन वेबिनार है। और वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की राय लेना चाहूँगा। जो आप लोगों की इंफॉर्मेशन है उस पर डिस्कशन करना चाहूँगा कि आप लोग किस तरह कौन सी बुक्स आपके मुताबिक जो है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, क्या पैटर्न होना चाहिए। तो उसके बाद मैं आपकी जो मिसकंसेप्शन है, मिस्टेक्स हैं, उनको भी करेक्ट करूँगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले मैं आपसे ये पूछूं कि आप किस तरह तैयारी करना चाहते हैं या आप कौन कौन सी बुक यूज कर रहे हैं। तो आप अपने मुताबिक जो आप जी जो आज ही हमारा वेबिनार है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो MDMS गाइडलाइन पे है। और जो इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन है जे कैट एग्जाम के बारे में, वो क्या है। जे कैट एग्जाम जो है उसमें 125 MCQ होते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, इसके MCQ कितने हैं? 125। और अगर आप इसे रॉन्ग करते हैं तो इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और हर जो MCQ है उसके 2 मार्क्स हैं। हर MCQ के 2 मार्क्स हैं। तो इस तरह जो टोटल मार्क्स बने वो आपके बनेंगे 250। तो ये आपके 250 मार्क्स हैं। तो 250 इसके टोटल मार्क्स होते हैं। 120 MCQ होते हैं, हर MCQ के 2 मार्क्स होते हैं और टोटल जो इसको मार्क्स होते हैं वो 250 होते हैं। अच्छा, आपने पास करने के लिए 150 स्कोर लेना होता है और ये 60% बनता है। ठीक है, तो आपने 60% इसमें स्कोर पासिंग क्राइटेरिया है। और 60% का मतलब है कि आपने कितना स्कोर लेना है? 150। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात पता क्या है? जो FCPS है, अगर FCPS आप पास कर लेते हैं तो इंडक्शन में आपको 30 स्कोर मिलता है। ठीक है, FCPS एग्जाम अगर आप पास करते हैं तो इंडक्शन में आपको कितने 30 स्कोर मिलता है। लेकिन जब आप MDMS एग्जाम पास करते हैं तो आप इंडक्शन में 40 मार्क्स ले सकते हैं। अब ये 40 मार्क्स इंडक्शन पॉलिसी में। अच्छा, तो इंडक्शन पॉलिसी में जो आपके MDMS एग्जाम से स्कोर इंडक्शन पॉलिसी में आप इंक्रीज कर सकते हैं वो 40 मार्क्स है। लेकिन इसमें ये है कि ये 40 मार्क्स आपके स्कोर पे डिपेंड करते हैं। एक पर्सन है वो MDMS एग्जाम में 170 स्कोर करता है। तो 170 में से यानी कि 40% जो है उसका निकालें तो ये 20 मार्क्स बनते हैं। तो और इसी तरह अगर कोई पर्सन है वो MDMS एग्जाम में 150 मार्क्स लेता है तो इसका 40% जो है वो बनेगा 20 मार्क्स। तो जो FCPS वाला पर्सन है उसको तो 30 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, चाहे उसका लो स्कोर है या हाई स्कोर है। लेकिन MDMS एग्जाम जो वाला जो पर्सन है वो जितना स्कोर ज्यादा करेगा उतना उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। वो 150 करता है तो उसके 40%, 20 मार्क्स इंडक्शन पॉलिसी में ऐड होंगे। वो 170 स्कोर करता है तो 27 हो जाएंगे। इसी तरह वो 190 करता है तो स्कोर बढ़ता जाएगा। 200 करता है तो उसका जो इंडक्शन पॉलिसी में जो क्राइटेरिया है उसमें स्कोर बढ़ता जाएगा। ये तो कुछ उसकी थी, ये चीजें आपको पहले ही पता होंगी। अब जो MCQ क्राइटेरिया है, कितने MCQ किस किस बुक से आने हैं उसको हम देख लेते हैं। जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो MDMS एग्जाम, जे कैट, MDMS एग्जाम जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी
कंडक्ट करती है, उसमें बता रहा हूँ कितने एमसीक्यू किस बुक से होंगे और उसको आपने किस तरह प्रिपेयर करना। जी, जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री से आपके 8 एमसीक्यू आएंगे, फिजियोलॉजी से फिजियोलॉजी उधर से आपके 9 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। जो एनाटॉमी है, दोबारा लिखता हूँ, एमसीक्यू। बायोकेमिस्ट्री से आपके 8 एमसीक्यू हैं, फिजियोलॉजी से फिजियोलॉजी से आपके 9 एमसीक्यू हैं, एनाटॉमी से आपके 17 एमसीक्यू हैं। अच्छा, जनरल पैथोलॉजी से 8 एमसीक्यू हैं और स्पेशल पैथोलॉजी से 7 एमसीक्यू हैं। पहले मुझे बताने दें, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। पहले जो चीज बता रहा हूँ वो बताने दें। अगर आपके क्वेश्चन आंसर मैं दरमियान में करता जाऊंगा तो फिर एक मैश बन जाएगा और किसी को भी समझ नहीं आएगी। और फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी के 5 एमसीक्यू हैं। तो ये टोटल एमसीक्यू हैं जो बेसिक सब्जेक्ट से हैं, ये 55 है, ठीक है। स्पेशल पैथोलॉजी 7 एमसीक्यू। और ये आपकी जो यानी कि पैथोलॉजी है टोटल, उसके 15 एमसीक्यू, 15 एमसीक्यू आपकी टोटल पैथोलॉजी से। तो जो आपका बेसिक है उसमें से आपके 55 एमसीक्यू होंगे जो, और बाकी एमसीक्यू होंगे आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट, क्लिनिकल सब्जेक्ट। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, इधर कर लेते हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कहां कहां से कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। जो आपकी जनरल मेडिसिन है, उसमें से आपके 20 एमसीक्यू हैं। और पीडियाट्रिक मेडिसिन, पीडियाट्रिक मेडिसिन, उधर से आपके 10 एमसीक्यू हैं। तो आपकी अगर मेडिसिन और पीड्स अच्छी है तो ये आपके 30 एमसीक्यू बनते हैं। और देखें, बेसिक सारी करने से आपके 55 एमसीक्यू बन रहे हैं, और सिर्फ मेडिसिन अच्छी करने से, आपको मेडिसिन अच्छी आती है, आपको पीड्स अच्छी आती है, तो आपके 30 एमसीक्यू इधर से बन जाते हैं। उसके बाद है आपके सर्जरी एंड अलाइड। जो जनरल सर्जरी है, उसमें से भी आपके 20 एमसीक्यू हैं। और गायनी ओब्स 10 एमसीक्यू हैं। और आई 5 एमसीक्यू हैं। और ENT 5 एमसीक्यू। जो आपकी फर्स्ट एड है, ये टोटल एमसीक्यू जो बनते हैं, जो आपकी जनरल सर्जरी और गायनी ओब से 20 जनरल सर्जरी से हैं, 10 एमसीक्यू आपके गायनी ओब से हैं। तो ये, और आई से 5 एमसीक्यू है, ENT से 5 एमसीक्यू है, तो 10 एमसीक्यू ये हो गए। तो 30 सर्जरी एंड गायनी ओब और ENT आई मिला के 10 ये, तो ये टोटल आपके 40 एमसीक्यू बन गए। तो जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है वो आपको कितना एमसीक्यू करवा रहे हैं, 40 एंड 30 मीन 70 एमसीक्यू आपके इधर से हो जाते हैं अगर आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट अच्छी तरह आते हैं। लेकिन इधर जो स्ट्रेटेजी है दो तरह की है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं
जिस तरह के हमारे अफगान स्टूडेंट्स हैं, उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है, क्योंकि उन्होंने MD MSc देना होता है, तो वो MD MS के लिहाज से उनकी अप्रोच डिफरेंट है। उनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि वो फर्स्ट स्टेप टू CK को ज्यादा फोकस करें, FA2 को, क्योंकि इसमें से 70 MCQ आपके सीधे सीधे हो रहे हैं। क्लिनिकल सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करें, और जो हमारे FMGs हैं उनके लिए भी यही है कि जो आपके, क्योंकि वो दोनों बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो भी इस पे फोकस करें, क्लिनिकल सब्जेक्ट पे अपना फोकस रखें, मेडिसिन, जनरल सर्जरी, इधर से 70 MCQ। जो हमारे लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स, उनके लिए ये है कि वो कर रहे होते हैं FCPS पार्ट 1 की तैयारी, और वो इसको करे, मुझसे बाई मिस्टेक जो मैंने लिखा था वो रिमूव हो गया। कंट्रोल Z करें तो चीजें वापस आ जाती हैं। अच्छा देखें, अब सबसे पहले मैं बताने लगा जो हमारे FCPS के कैंडिडेट हैं, जो लोकल मेडिकल ग्रेजुएट हैं, उन्होंने किस तरह तैयारी करनी है। आमतौर पे जो हमारे लोकल मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं वो FCPS पार्ट 1 की तैयारी कर रहे होते हैं, और जब MD MS का एग्जाम आता है तो वो कोई एडिशनल चीज नहीं लेते करते, वो बस उसी के साथ एग्जाम दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ हद तक वो ठीक भी होते हैं, वो इसलिए कि FCPS पार्ट 1 को वो तैयारी कर रहे होते हैं, वो फर्स्ट एड पढ़ रहे होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जितने भी जितना कुछ भी है, ये बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एड मोर देन एनफ है बायोकेमिस्ट्री के 8 MCQ के लिए। अगर किसी को फर्स्ट एड आती है तो उसके जो बायोकेमिस्ट्री के 8 MCQ है जो कि MD MS वो हो जाते हैं, लेकिन जो बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एड में लिखी है वो मोर देन एनफ है, बल्कि एक्स्ट्रा है। तो उसके लिए आपने एक वीडियो है मेरी, हाउ टू प्रिपेयर माइनर्स, तो उसमें मैंने बताए हुए हैं कि बायोकेमिस्ट्री के कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन टॉपिक को आपने मेनली देखना है और जरूर देखना है। लाइक ये कि उसमें विटामिन है, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने करने हैं। तो आपने वो वीडियो फर्स्ट एड मेडिजी यूट्यूब चैनल पे जाना है और इस वीडियो को आपने देख लेना है, उसमें मैंने बताया होगा कि माइनर किस तरह करने हैं। तो आपने जो एक फर्स्ट एड मोर देन एनफ है, जिसने पहले से फर्स्ट एड की हुई है उसको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जिसने फर्स्ट एड नहीं की हुई बायोकेमिस्ट्री की, तो वो कम से कम बायोकेमिस्ट्री के ये वाले जो टॉपिक जो अभी मैंने बताए हैं, और वो वीडियो देख ले हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड मेड इजी बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ चैनल से, हाउ टू प्रिपेयर माइनर फॉर FCPS पार्ट 1 के नेम से। तो उस इंशाल्लाह उससे उसके ये वाले MCQ हो जाएंगे। अब ये है कि एनाटमी के 17 MCQ हैं, तो एनाटमी काफी उसमें बल्क करता है आपके एग्जाम में। तो एनाटमी अगर तो आपके पास टाइम है तो सबसे बेस्ट बुक है शॉर्ट स्नेल। अगर आप शॉर्ट स्नेल कर सकते हैं तो वेल, अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास टाइम कम है, आप कहते हैं सर अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर एक चीज जो आपने कभी नहीं छोड़नी वो ये है कि फर्स्ट एड जब अपने ऑर्गन सिस्टम लिखता है तो पहले वो लिखता है एम्ब्रियोलॉजी, फिर एनाटमी, फिर फिजियोलॉजी, फिर पैथोलॉजी, फिर फार्माकोलॉजी लिखता है। तो जो फर्स्ट एड की एनाटमी है वो तो आपने छोड़नी है ही नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे जो मस्कुलोस्केलेटल वाला चैप्टर है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, वो उसकी जो एनाटमी है वो उससे MCQ आएंगे आएंगे। ये नहीं हो सकता कि वो मस्कुलोस्केलेटल की एनाटमी से जो उसने पहले लिखा हुआ है उसमें से वो ब्रेकियल प्लेक्सस लिखे हुए हैं, नर्व इंजरीज लिखी हुई हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, और अगर वो आपको आता है तो अपर और लोअर लिम्ब वाला पोर्शन तो उधर से आपके काफी MCQ हो जाएंगे। और फर्स्ट एड ने जो हर एक सिस्टम से पहले एनाटमी लिखी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने अच्छी तरह करना है। लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि 17 MCQ है, क्योंकि 17 MCQ है, तो 17 MCQ को पिक करने के लिए आपने, अगर आपके पास टाइम कम है, जिस तरह के अभी नवंबर में MD MS एग्जाम है, तो उसके लिए आपने जो एनाटमी शेल्फ नोट्स हैं, एनाटमी शेल्फ नोट्स वो लाजिम करने हैं,
एनाटमी शेल्फ नोट्स आपने लाजिम करने हैं। जो हमारे इसमें, क्योंकि इस वेबिनार में ये तो एक जनरल वेबिनार है जिसमें सब लोग मौजूद हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और जो वैसे हमारे ग्रुप्स में हैं वो भी हैं। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज प्लीज उन्होंने एनाटमी शेल्फ नोट्स के लेक्चर सुन लेने हैं, ताकि उनके एनाटमी के 17 MCQ हैं और वो उनको उधर तंग ना करें। तो एनाटमी शेल्फ नोट्स आपने करने होते हैं और लाजमी करने हैं। जो वैसे भी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए ये है कि आपने एनाटमी शेल्फ नोट्स के जो लेक्चर वेबसाइट पे हैं वो फर्स्ट एड मेडिजी वो आपने लाजिम सुनने। तो इंशाल्लाह आपके काफी पोर्शन जो है MCQ का हो जाएगा। अब है जनरल पैथोलॉजी और स्पेशल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी से 8 MCQ हैं और स्पेशल पैथोलॉजी से भी 7 MCQ हैं और टोटल ये 15 MCQ बनते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट एड मोर देन एनफ है और इसका आर्गन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। आर्गन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, अब आप इधर सोच रहे हैं कि सर जनरल पैथोलॉजी में सिर्फ 8 MCQ हैं और स्पेशल पैथोलॉजी में सिर्फ 7 MCQ हैं, तो ये तो टोटल 15 MCQ बनते हैं। तो ये टोटल 15 MCQ के लिए हम फर्स्ट एड के 8 सिस्टम क्यों करें? फर्स्ट एड के जो सिस्टम है, जो पूरा पूरा चैप्टर है, CVS, CNS, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, तो सर वाई के हम 18 MCQ के लिए इतनी पूरी फर्स्ट एड? क्योंकि फर्स्ट एड का जो बल्क है वो इन 8 सिस्टम पे है, जिसमें CVS है, CNS है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो जनाब आला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो पोर्शन है ना, आर्गन सिस्टम, ऑटोमेटिक जब आप इसे करते हैं तो ये जनरल मेडिसिन की तैयारी करवा देता है। तो आपके वो 15 MCQ तो होते ही होते हैं। आप ये 20 MCQ हैं और पीडियाट्रिक्स से जो ज्यादा पोर्शन होता है वो बायोकेमिस्ट्री में लिखा होता है। पीडियाट्रिक्स से जो पोर्शन ज्यादा है, जब आप फर्स्ट एड कर रहे होते हैं, इसलिए कहते हैं फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो पीडियाट्रिक्स जो है वो फर्स्ट एड में उसके बायोकेमिस्ट्री वाला फर्स्ट एड स्टेप 1 की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट एड स्टेप 1 में बायोकेमिस्ट्री और फिर जहाँ वो एम्ब्रियोलॉजी बताता है तो PDS। तो ये जो आपके 30 MCQ हैं और ये जो आपके 15 MCQ हैं और ये 30 MCQ, जब आप फर्स्ट स्टेप 1 करते हैं उसके आर्गन सिस्टम कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप 1 के आर्गन सिस्टम, तो ये 15 MCQ या 30 MCQ इसमें से काफी पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। इवन कि आपने भी मेडिसिन नहीं पढ़ी, लेकिन मेडिसिन जो है वो इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बनी होती है जो फर्स्ट एड लिखी हुई है आर्गन सिस्टम में। उसने जो फर्स्ट एड है उसने पहले फिजियो लिखी हुई है, पहले एम्ब्रियोलॉजी, फिर एनाटॉमी, फिर वो फिजियोलॉजी लिखता है, एक पी, बाद में वो एक और पी ऐड करता है, वो है पैथोलॉजी को ऐड करता है। पैथोलॉजी लिखी हुई है किसी भी सिस्टम में, CVS की पहले वो एम्ब्रियोलॉजी लिखेगा, फिर एनाटॉमी लिखेगा, फिर उसकी पैथोलॉजी लिखेगा, फिर फिजियोलॉजी लिखेगा, फिर पैथोलॉजी लिखेगा, फिर उसकी फार्माकोलॉजी लिखेगा। तो ये 3 पीस किसी भी एग्जाम का आपका 70% होते हैं। किसी भी एग्जाम का 70% जो पोर्शन है वो ये 3P पे मुश्तमिल होता है। तो आपने इन जो आर्गन सिस्टम है फर्स्ट एड स्टेप 1 के जो आर्गन 8 आर्गन सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने उनको जरा भी लाइट नहीं लेना और उसको स्किप जो है ना, प्लीज प्लीज, जो लोग कहते हैं ना मैं सिर्फ गेटवे पढ़ के पास हो जाऊं, तो मैं उन्हें कहता हूँ बड़ी मेहरबानी इसको स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो FCPS पार्ट 1 है, चाहे वो आपका MDMS एग्जाम है, और चाहे वो आपका NLE है, जो भी एग्जाम है, या NRE आएगा, जो भी एग्जाम होगा, ये 3P बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है इसमें वो फर्स्ट एड स्टेप 1 का वो है आर्गन सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके ये 30 और फिर 15 फिर 45 MCQ बनते हैं। सॉरी 30 एंड 15, हाँ 45 MCQ बनते हैं। तो ये इजीली कवर हो जाएंगे आपके आर्गन सिस्टम करने से। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो पता क्या है, ये जो आगे फिजियोलॉजी आ रही है इसके 9 MCQ, जो 9 MCQ हैं ये भी फर्स्ट एड से कवर हो जाएंगे। 9 के 9 मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आपको फर्स्ट एड स्टेप 1 अच्छी तरह आती है तो जो इसके फिजियोलॉजी के 9 MCQ हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको कोई और बुक BRS फिजियोलॉजी करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आप खुद से ये बात जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो BRS फिजियोलॉजी को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि BRS फिजियोलॉजी में पहले भी कहता हूँ कि जो BRS फिजियोलॉजी के कंसेप्ट लिखे हुए हैं वो हमने फर्स्ट स्टेप 1 में मैंने लेक्चर में कवर कर दिए हुए हैं। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको BRS फिजियोलॉजी करने की कोई जरूरत नहीं है।
वो डायरेक्टली फर्स्ट एड के लेक्चर सुन लें, उनकी BRS फिजियोलॉजी वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो वो पर्सन है जो डायरेक्टली, वो पर्सन जो खुद इंडिपेंडेंटली कैरी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि BRS फिजियोलॉजी फर्स्ट एड में तो आपको पता है रट्टा सिस्टम है, उसने कोई एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तो वो BRS फिजियोलॉजी जरूर करें अपने कंसेप्ट को दुरुस्त करने के लिए। ये BRS फिजियोलॉजी फिर उनको FCPS और उसमें हेल्प करेगी। लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ फर्स्ट एड जब लेक्चर सुन रहे हो तो वो स्किप करें, फर्स्ट वो स्किप करें उसको, BRS को। तो आपके ये 15 MCQ, ये 30 MCQ, ये 9 MCQ और ये 5 MCQ, ये 5 MCQ भी आपके फर्स्ट एड से हो जाएंगे, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री के 8 MCQ फर्स्ट एड से हो जाएंगे। तो फर्स्ट एड आपको 8 MCQ ये करवा रही है, और 17 ये जो 17 MCQ हैं ये आपके फर्स्ट एड प्लस एनाटॉमी शेल्फ नोट्स, एनाटॉमी फर्स्ट एड प्लस एनाटॉमी शेल्फ नोट्स, ये 17 MCQ में से तकरीबन आपके 10 to 12 MCQ जो है ना इधर से हो जाएंगे। तो देखें ये फिर टोटल MCQ कितने बनते हैं, ये 55 बन रहे थे, 55। तो ये 55 MCQ आपको करवा रही है फर्स्ट एड स्टेप 1, और इसमें से अगर टोटल नहीं तो आप फर्स्ट एड पढ़ने के बाद इसमें से 45 कर सकते हैं। और ये यहाँ 30 में से आप ये कर लेंगे, 30 में से आप 20 MCQ ये कर लें, तो 45 ये 65 MCQ बन जाते हैं, या 70 तक आप पहुंच सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट एड से ये हो सकते हैं। लेकिन आपको MCQ और भी चाहिए, 55 प्लस 125 MCQ टोटल। तो 125 में से आप ये बनेंगे, इसका हाफ कितना होता है, 125 का हाफ कितना है, 63 MCQ। तो आप सिर्फ फर्स्ट एड करने से उसके हाफ से ऊपर जा चुके हैं, 65 MCQ आप कर चुके हैं। फर्स्ट एड आपको ये हेल्प कर रही है। अब आपने अपने आप को सिक्योर करना है। सिक्योर किस तरह करना है, आपने ये गायनी योग्स, गायनी जब फर्स्ट एड करेंगे ना, फर्स्ट एड में गायनी योग के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं, सारी नहीं होती लेकिन काफ़ी कवर हो जाती हैं। तो वो इधर से 5 MCQ आप अटेंड कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट एड आती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 5 MCQ तक कवर हो जाता है उसमें इतने। लेकिन ये 5 MCQ ये ज़्यादा हैं। अगर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो गायनी योग का जो पोर्शन है थोड़ा सा कर लें, उसके लेक्चर हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो वो सुन लें तो उनके लिए MDMS एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। लेबर सुन लें, इस तरह गायनी ओब्स के लेक्चर 2 तरह के होंगे आपको, गायनी ओब्स के। तो जो ओब्स वाला पोर्शन है वो फर्स्ट स्टेप 1 में बिल्कुल नहीं है। तो जो ओब्स वाला पोर्शन हमारे लेक्चर्स में है, तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो उसे सुन लें, वो लास्ट पे जो 10 to 20 लेक्चर्स हैं वो अगर कर लेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है फर्स्ट एड से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें से ये काफ़ी कवर हो जाएगा। और जो ओव वाला पोर्शन क्योंकि फर्स्ट स्टेप 1 में नहीं है, तो वो गायनी ओव के जो एंड वाले लेक्चर्स हैं 10 to 20 या 30 लेक्चर्स जिसमें ओव्स आपको पढ़ाई गई है, वो सुन लें तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और जनरल सर्जरी के लेक्चर जो हैं ये इसके 20 MCQ हैं, तो ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर MDMS एग्जाम। तो अब मैं उनको नहीं कह रहा, ये मेरी जो स्ट्रेटेजी है अब चेंज करने लगा हूँ। लोकल मेडिकल ग्रेजुएट इतने ही कर लें, ENT और आई, इसके 5 MCQ हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। आई में से आपने अब सब आई, कुछ आई तो फर्स्ट ने लिखी हुई है, लेकिन आई के ये टॉपिक आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। एनाटॉमी आई की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फर्स्ट एड ने भी लिखी हुई है, तो लेकिन फर्स्ट एड ने शॉर्ट कीवर्ड में लिखी हुई है, लेकिन इसकी एनाटॉमी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। तो आई की एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई के मसल, जो मसल हैं उनकी इनर्वेशन और
जो आई मसल्स हैं उनकी इनर्वेशन क्या है, उनके लीजन से क्या होता है, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। नर्व लीजन से क्या होता है। फिर आपको पता है एक टॉपिक है जिसमें वो ये बताता है कि ऑप्टिक ट्रैक का लीजन हो तो क्या फाइंडिंग होगी, वो फर्स्ट एड में भी लिखा हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर से एमसीक्यू आएंगे। तो ये और कंजक्टिवाइटिस, ये जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंजक्टिवाइटिस, कैटरैक्ट, सॉरी ग्लाकोमा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ब्लीफराइटिस काफी जो है ये 5 एमसीक्यू में से किसी हद तक आप कुछ एमसीक्यू हैंडल कर लेंगे। ईएनटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये तो मैं ओवरऑल बताया कि आप कुछ इस तरह कीजिएगा क्योंकि सब स्टूडेंट्स इस वेबिनार में मौजूद हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं प्लीज आई के थोड़े से लेक्चर, हाई टॉपिक से लेक्चर मैंने दिए हुए हैं, वो हाई लेक्चर सुन लेंगे तो उनके लिए उनके उन वो कर लेंगे तो उनके ये 5 के 5 एमसीक्यू हो जाएंगे। उधर से जो टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं अगर वो कर लेते हैं तो उनके 5 के 5 टोटल एमसीक्यू हो जाएंगे। और ईएनटी के जो टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं हाई टॉपिक्स के, अगर वो आप कर लेंगे, लेक्चर सुन लेंगे तो आपके ये 5 एमसीक्यू टोटली हो जाएंगे। लेकिन जो ईएनटी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ कि एक तो फर्स्ट एड से उन्होंने फर्स्ट एड में एक पेज दिया गया है, एक पेज दिया गया है फर्स्ट एड में ईएनटी का। उस एक पेज को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बताया हुआ है प्रेस्बियोपिया क्या होता है, उसमें बताया हुआ है कि उसने वेबर टेस्ट बताया हुआ है, कोलेस्टेटोमा बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल डिजीज बताई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें नहीं बताई हुई ईएनटी में, जो फर्स्ट एड स्टेप 1 ने नहीं बताई हुई, वो नोट कर लें। वो है कोलेस्टेटोमा में बताया हुआ है तो उसको देख लीजिएगा। और अक्यूट सुपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सुपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, कंडक्टिव डेफनेस, वो आप उसमें भी कर लेंगे। और आपको सेंट्रल न्यूरल ग्लास जो है, ये सब इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। और इन ये टॉपिक करने से आपके किस ये एमसीक्यू इंशाल्लाह काफी कवर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं जो आपने करके जाने, जो मिस नहीं करने। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो इनके लेक्चर सुन लेंगे, अगर टाइम है तो जरूर सुन लें, अगर टाइम नहीं है तो कम से कम जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनके लेक्चर वो जरूर सुन के जाइएगा। और कम से कम जो फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर हैं जिसमें आई और ईएनटी के लेक्चर हैं वो सीएनएस में दिए हुए हैं। तो सीएनएस में ये टॉपिक आएंगे आई और ईएनटी, इसको अच्छी तरह कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉगिन हो रही है जी, फर्स्ट एड मेडिसिन की वेबसाइट लॉगिन हो रही है। आप उसका जो लिंक है वो सही तरह वो नहीं पुट कर रहे होंगे, तो वो लिंक डॉक्टर सोरत या डॉक्टर सोबिया हैं तो वो शेयर कर दें लिंक। अच्छा, ये तो मैंने बता दी। अब जो हमारे, क्योंकि हमारे जो पार्ट 1 के कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, उन्होंने बेसिक प्लान लिया होता है और वो फर्स्ट स्टेप 1 पढ़ रहे होते हैं, फर्स्ट स्टेप 1। तो मैं जो एनएलई है उस पर बाद में करूँगा क्योंकि ये वेबिनार एनएलई के बारे में अभी कंफर्म नहीं है। पीएमडीसी पीएमसी का इशू है, उस पर कोई बात, इसलिए मैं इतनी एनर्जी लगा दूँ, इस तरह तैयारी करो, उस तरह तैयारी करो, और बाद में पता चले कि भाई उधर सेनेट में बिल पास हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, तो मैं आपको गाइड कर दूँ और वो गाइडलाइन जो है बाद में मेरी सारी एनर्जी जो है वो इस तरह जाया जाए। तो इसलिए इस पर हम बात करेंगे एनएलई पे, लेकिन एंड पे बात करेंगे। अभी मैं आप ये बात कर रहा हूँ कि आपने फर्स्ट एड, आपने एमडीएमएस एग्जाम की तैयारी किस तरह करनी है। जो हमारे स्टूडेंट्स, ओके ओके, मैं बताता हूँ, इस पे बात होती है। चलें, मैं एंड पे आपसे पूछूंगा एनएलई के बारे में। अभी एमडीएमएस एग्जाम की जो एमडीएमएस वाले स्टूडेंट्स हैं अ, वो फोकस्ड रहें। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप 1 कर लेते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप 1 से आपके 55 एमसीक्यू ये सेव हो जाएंगे। और साथ आपने फर्स्ट स्टेप 1 के साथ, फर्स्ट स्टेप 1 के साथ आपने एनाटॉमी शेल्फ नोट्स लाजम करने, एनाटॉमी शेल्फ नोट्स। अब
अगर किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना टाइम नहीं है, तो वो कम से कम ये करे कि आर्गन सिस्टम जो है वो स्किप ना करे। जिसने आर्गन सिस्टम स्किप कर दी है ना फर्स्ट एड के, तो फिर मैं कहूँगा कि वो एग्जाम देने क्यों जा रहा है, मैं उससे यही कह सकता हूँ। तो कम से कम आर्गन सिस्टम आपने जरूर करने हैं, और अगर टाइम है तो आपने ये करना है। और इसके बाद टाइम नहीं है, ऑर्गन सिस्टम करने हैं, और साथ जो वीडियो मैंने बताई है हाउ टू प्रिपेयर माइनर फॉर एफसीपीएस पार्ट 1, मेरी वीडियो है यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड मेड इजी बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ पे, उसमें वो वीडियो देख लेनी है। और उसमें बायोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक, अगर आपके पास जैसे शॉर्ट टाइम है, बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं, मैंने माइक्रोबायोलॉजी बताई हुई है, वो आपने अच्छी तरह कर लेनी है। तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जनरल पैथोलॉजी, वो जो टॉपिक्स हैं वो आपने उधर से कर लेने। फिर और इसी से और आपने एग्जाम दे देना है। इसके साथ फर्स्ट एड के साथ आप एनाटॉमी शेल्फ नोट्स कर रहे हैं, लेकिन आप साथ डबल ए नोट्स बुक या और बुक्स भी कर रहे होंगे, उनको कंटिन्यू रखें। वो एमसीक्यू करते जाएं प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे जो फर्स्ट एड प्लेटफॉर्म के जो सब्सक्राइबर हैं, वो ये करते हैं, वो लेक्चर सुन रहे होते हैं और उसी तैयारी के साथ जो है वो एमडीएमएस एग्जाम देते हैं, और इसी तैयारी से जो फर्स्ट एड के लेक्चर उन्होंने सुने होते हैं, उनकी मेडिसिन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होती है, तो उसी एग्जाम से उनका एमडीएमएस भी पास हो जाता है। तो इसलिए मैं ये अभी दूसरों के लिए भी फर्स्ट एड अच्छी तरह कर लें। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो फर्स्ट एड के आर्गन सिस्टम लाजिम कर लें, और हाउ टू प्रिपेयर माइनर उसके लेक्चर लाजम सुन लें। होपफुली इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। जहां तक बात है जनरल सर्जरी की, तो जनरल सर्जरी, अब मैं आपको एक जनरल सर्जरी के ये 20 एमसीक्यू जो हैं, इसके लिए मैं कोई अगर बुक रिकमेंड करूं तो वो कैप्लन सर्जरी है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा। वो इसलिए जो लोकल मेडिकल ग्रेजुएट हैं, जो पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं, वो उधर ही रहें, वो उधर से ही करें। लेकिन जो हमारे अफगान स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरी सजेशन होगी कि वो कैप्लन सर्जरी कैप्लन सर्जरी कर लें, या कैप्लन सर्जरी के लेक्चर सुन लें, और गायनी ओब्स भी करें वो। और जो जो हमारे वैसे कैंडिडेट हैं एफसीपीएस पार्ट 1 के लोकल, वो गायनी ओब्स को देख लें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ताकि ये 10 एमसीक्यू या 10 एमसीक्यू को बिल्कुल छोड़ना तो गलती होगी, तो वो गायनी ओब्स को देखें। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो गायनी ओब्स ओब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गायनी है ना, गायनी आपकी फर्स्ट स्टेप 1 से भी किसी हद तक कवर हो जाती है, लेकिन ओब्स जो है, ओब्स नहीं होती। ओब्स के लिए आपको फर्स्ट स्टेप टू सीके, की ओब्स देखनी होगी, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके लेक्चर सुन के जाएं, एंड वाले 10 to 20 लेक्चर्स हैं। आईएनटी मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। तो ये है जो प्लान है एमडीएमएस एग्जाम का, और इंशाल्लाह अगर आप पैटर्न के मुताबिक तैयारी करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन जो कॉमन जो तैयारी की जाती है, किस तरह की जाती है। अच्छा, एक और बुक है एमसीक्यू बुक का, बता दूं मैं। इसके लिए जो एमसीक्यू बुक है, जो काफी मशहूर है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो गेटवे, यही है ना, गेटवे टू एमडीएमएस। ये इस बुक के बारे में स्टूडेंट के अच्छे रिमार्क्स हैं। गेटवे टू एमडीएमएस। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। अब ये है कि जो लोग पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे बुक तो नहीं ऐड नहीं कर सकते सर्जरी के लिए, जनरल सर्जरी के लिए या गायनियोब्स के लिए। तो वो इस वाले टेबल को, ये जो टेबल अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो टेबल है, वो सर्जरी, गायनियोब्स, आईएनटी अगर नहीं कहीं से पढ़ सकते, तो वो गेटवे की ये जो पोर्शन है आई का, ईएनटी का, गायनियोब्स का, जनरल सर्जरी का, ये वाला पोर्शन वो इन बुक्स के लाजम कर लें। जो एमसीक्यू बुक है गेटवे से, ये वाला पोर्शन उन्होंने लाजम करना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन फर्स्ट स्टेप 1 में नहीं लिखा हुआ। फर्स्ट स्टेप 1 लैग करती है। लेकिन जो हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट और जो अफगान स्टूडेंट्स हैं, वो इनको फर्स्ट स्टेप 2 सीके से कवर करें। ये जो अभी पोर्शन बता रहा हूँ, फर्स्ट एड स्टेप 2 सीके से कवर करें, फर्स्ट एड स्टेप 2 सीके से। और उसमें उनको जो प्रॉब्लम आएगा
फर्स्ट स्टेप टू सीके में ENT और आई डेफिशिएंट है। अब ये इसमें डेफिशिएंट है फर्स्ट स्टेप टू सीके में, तो उनके लिए वो जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो कर लें तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि आपको समझ आई है। कोई आप अब आपने लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए ये है कि वो जनरल सर्जरी जो है वो MCQ बुक से करें। ये जो बुक्स है ना हमारी, आपको मुख्तलिफ बुक्स जो लिखी गई हैं MDMS पे, जो डिफरेंट बुक्स MDMS पे लिखी गई हैं, उनके एक बुक तो उन्होंने ली होगी ये गेटवे टू MDMS। जो दूसरी बुक्स हैं उनसे वो सर्जरी वाला पोर्शन की वो करवा लें, पिक्चर ले लें और उसको कर लें। क्योंकि इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप एक अलहदा से बुक ऐड करें, आप कैप्लन सर्जरी को ऐड करें, नहीं मैं नहीं आप कह सकता। या फर्स्ट एड गायनी के लिए आप फर्स्ट स्टेप टू सीके अच्छी बुक है। अफगान स्टूडेंट्स को और फॉरेन को मैं ये कह रहा हूँ वो कर लें, क्योंकि उन्होंने NLE भी देना है तो उसमें भी उन्होंने की होगी। जो लोकल मेडिकल ग्रेजुएट हैं उन्होंने फर्स्ट स्टेप टू सीके पढ़ी नहीं होती, तो इसलिए मैं उनको रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है और टाइम शॉर्ट होता है। जनरल सर्जरी जो है लोकल मेडिकल ग्रेजुएट गेटवे टू MDMS है। लोकल मेडिकल ग्रेजुएट के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सर्जरी के 20 MCQ के लिए कैप्टन सर्जरी को ऐड करें, क्योंकि कैप्टन सर्जरी शॉर्ट बुक है। तो उसके लिए वो ये कर लें कि जो MCQ बुक मार्केट में है, एक बुक तो वो ले लें जिस तरह गेटवे टू MDMS है, और बाकी बुक्स के वो जो हैं वो पिक्चर ले लें। और ये वाला जो पोर्शन है, ये 20 MCQ, वो उन बुक से जो कि MCQ बुक हैं, ये वाला पोर्शन जो सारा पोर्शन है उस पे फोकस रखें कि ये जो पोर्शन है ये हमने MCQ बुक से करना है, क्योंकि सिर्फ यही आपके पास सोर्स है, और दूसरे सोर्सेज जो हैं वो आप अडॉप्ट कर नहीं सकते, वो लेंथी हैं। तो जो हमारे अफगान स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर मैं कह रहा हूँ, उन्होंने जनरल सर्जरी की अप्लाई करनी है, जनरल सर्जरी की अप्लाई करनी है, ये 20 MCQ सिक्योर करने हैं। उन्होंने गायनियोलॉजी के लिए फर्स्ट स्टेप टू सीके करनी है, ये उन्होंने MCQ सिक्योर करने हैं। ये बहुत ज्यादा MCQ 40 MCQ है। 40 MCQ एक गेम चेंजर है। IENT के लिए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे लेक्चर स्पेशल लेक्चर बनाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक से हाई टॉपिक्स के, वही टॉपिक्स MCQ आएंगे, तो उनके लिए यही काफी है कि वो ये कर लें। इसकी समझ आ गई आपको? बाकी तो आपने फर्स्ट एड ही करनी है। और ये मेडिसिन जो है पीडियाट्रिक्स के लिए भी, जो अफगान स्टूडेंट और FMGs हैं वो फर्स्ट स्टेप को सीख के को यूज करें, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ी होती है। जो लोकल मेडिकल ग्रेजुएट है उन्होंने ये बुक्स नहीं पढ़ी हुई, पहले नहीं पढ़ी हुई, तो मैं ये नहीं कहता कि वो इस एग्जाम के लिए MDMS के लिए वो सिर्फ इन बुक्स पर तरफ जाएं, वो फिर MCQ बुक्स तरफ चले जाएं और उधर से बस मेहनत करें और जितना भी कवर हो जाता है वो कर लें। इसकी समझ आ गई? अफगान स्टूडेंट को, सारे स्टूडेंट्स को, लोकल को भी और दूसरों को भी। बाकी फर्स्ट एड है, गेम चेंजर फर्स्ट एड है, और फर्स्ट एड के जो 8 सिस्टम है वो गेम चेंजर है। 8 सिस्टम वो आपको सब कुछ करवाएंगे। बाकी हाउ टू प्रिपेयर माइनर वाली वीडियो जो हमारी उस पे है वेबसाइट पे, वो आपने देखनी। नहीं, डोगर वहाब डोगर की एग्जाम के लिए मैं नहीं कहूँगा कि 20 MCQ के लिए आप वहाब डोगर उठा लें, तो अगर आपके पास टाइम काफ़ी है तो फिर उठा लें। सर नो माई, अच्छा व्हाट अबाउट डोगर सब्जेक्ट? नो माई मैनी स्टूडेंट्स अफगान स्टूडेंट कैन गिव FCPS विदाउट एनएलई, राइट? फिर कंफर्म देना, नहीं मेरे ख्याल में नहीं दे सकते विदाउट एनएलई। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट एड मेडिकल वेबसाइट के हमारे सब्सक्राइबर जो इस वक्त वेबिनार में मौजूद हैं, अब मैं थोड़ा उनको भी क्योंकि ये पहले वेबिनार था जनरल, अब मैं उनको बता दूं कि आपने सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है उन्होंने किस तरह अब करना है। तो आपने फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर सुन लिए होंगे सब्सक्राइबर ने। इसके जो 8 ऑर्गन सिस्टम है, CNS CVS, उसके लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, अगर आप वो लेक्चर सुन के चले जाएंगे, अगर वो लेक्चर सुन के चले जाएंगे तो इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, आपका एग्जाम इंशाल्लाह पास होगा। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स FCPS पार्ट 1 की तैयारी कर रहे होते हैं और वो MDMS एग्जाम ऐसे दे आते हैं, तो
तो लेक्चर सुनने से आपकी मेडिसिन, जनरल फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फर्स्ट एड आपको आ जाती है, तो आप इजीली एग्जाम पास कर लेते हैं। तो इसलिए आपने जो FCPS पार्ट 1 के कैंडिडेट हैं वो आर्गन सिस्टम के लेक्चर कंप्लीट करके जाएं कम से कम, और जो हाउ टू माइनर वो वाली वीडियो सुने और उसके मुताबिक वो भी करके जाएं। वो इसको स्किप करें, BRS फिजियोलॉजी को सब्सक्राइबर, क्योंकि जितने कंसेप्ट आपको आपने BRS फिजियोलॉजी में लिखे हुए हैं मैंने उनको सब फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर में बता दिया हुआ है, तो आप इसको स्किप करें। लेकिन जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, उनको डायरेक्ट फर्स्ट एड से फिजियोलॉजी समझ नहीं आनी, इसलिए वो BRS फिजियोलॉजी करें। एक और बात कि कैप्लन न्यूरो एनाटमी, कैप्लन न्यूरो एनाटमी जो ये है CNS से काफी MCQ आ जाते हैं FCPS पार्ट 1 में भी और MDMS एग्जाम में भी। जो स्टूडेंट्स नॉन सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये इस बुक को करना है, क्योंकि उनको इस तरह फर्स्ट एड से उनको CNS समझ नहीं आएगा। उन्होंने पहले कैप्लन न्यूरो एनाटमी करनी है, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये कैप्लन न्यूरो एनाटमी करने की कोई जरूरत नहीं, उसके सारे कंसेप्ट मैंने CNS में इधर ही बता दिए। तो ये सब्सक्राइबर ने BRS फिजियोलॉजी को स्किप करना है और सब्सक्राइबर ने कैप्लन न्यूरो एनाटमी को स्किप करना है, और डायरेक्टली फर्स्ट एड के जो लेक्चर्स हैं वो मोर देन एनफ हैं, उनसे आपके MCQ नहीं होंगे। और जो MTMS के हमारे सब्सक्राइबर हैं वो एक और बात करें, ये जो गायनी ओव्स है ऑब्स्टेट्रिक, इसके एंड वाले जो ओव्स के लेक्चर हैं वो भी सुन लें, वो उनको फायदा देंगे। एनाटॉमी शेल्फ नोट्स के लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने मिस नहीं करना। और अगर टाइम हो तो ENT के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताए हैं वो भी आपने सुन लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपका MD MS एग्जाम पास होगा। आप जितना लोग दूसरों से आप बहुत बेटर हो। तो ये हमारी लाइब्रेरी है जो कि जिसके लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसको आपने फॉलो कर लें। जी अभी किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो मुझसे पूछ, इसको रिपीट कर लूँ। जी MDMS में MCQ रिपीट होते हैं? नहीं, बहुत कम। स्पेशल MCQ बुक फॉर MDMS, गेटवे टू MDMS, ये बुक का नाम है। इनाम दानिश फॉर मेडिसिन, जी सुन लें, इनाम दानिश नहीं, ये फर्स्ट स्टेप टू सीके मेडिसिन के लिए बुक है। जो हमारे FMGs हैं, जो हमारे फॉरेन मेडिकल जो अफगान स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फर्स्ट स्टेप टू सीके के लेक्चर सुनने हैं। ये इसको उन्होंने स्किप नहीं, उनके पास टाइम होता है, वो पहले से NLE में भी उन्होंने NLE भी देना है, तो उसमें भी उन्होंने लेक्चर सुने होते हैं, तो वो अगर सुन लेंगे तो उनके लिए फायदा हो जाएगा। गेटवे टू PIMS विल बी हेल्पफुल हेयर। मैं उसको मैं उस वक्त तक किसी बुक के बारे में कमेंट नहीं करता जब तक मैं उसको एक दफ़ा देखने लूँ, इसलिए मैंने उसको अभी नहीं देखा, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। उसके बारे में आप स्टूडेंट्स में से किसी ने पढ़ी हो तो वो रिव्यू दे सकते हैं। सर डिम के लेक्चर का कुछ फायदा होगा या नहीं? डिम के जो ऑडियो लेक्चर है, अब किसकी बात कर रहे हैं, कौन से लेक्चर है जो उनके? मैं ऑडियो लेक्चर को रिकमेंड नहीं करता, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता ऑडियो लेक्चर से। मैं आप देखें, मुझे स्टूडेंट पूछते हैं, डेफिनेटली हर एक उनकी वो है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, सब अप्रिशिएटेड हैं माशाल्लाह, सब अच्छे हैं। और जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सब अच्छे हैं, सब ज़बरदस्त हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि प्लीज़ आप स्टूडेंट्स के लिए वो बुक्स यूज़ करें जो इंटरनेशनल हैं, ताकि आप एक कुएं के वो ना बने, मेंढक ना बने। इसका मतलब ये है कि आप वो नोट्स किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए लिखे जाते हैं। तो अगर आपने इंटरनेशनल एग्जाम पास करने हैं, आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, और फिर आप FCPS पार्ट 1 भी उन्हीं एक बुक आप करें, उसी को रिवाइज करें। आपने NLE देना है तो उस बुक को आपने रिवाइज किया हुआ है, एक बुक अच्छी तरह पढ़ी हुई है। अब इन्हीं बुक को आप दोबारा MTMS एग्जाम के लिए रिवाइज कर लें तो आपका MTMS पास हो जाएगा। इन्हीं बुक को आप FCPS के लिए रिवाइज कर लें तो आपका FCPS एग्जाम पास हो जाएगा। इन्हीं बुक को आप USMLE के लिए कर लें तो आपका USMLE हो जाएगा। तो वाई है कि आप
किसी लोकल, चाहे अच्छी भी हो, अच्छी हैं, मैं सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि किसी भी जिसने मेहनत किया उसकी मेहनत अच्छी होती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड बुक यूज़ करें, ताकि आप एक ही चीज़ को फॉलो करते हुए अपने सारे एग्जाम पास करें। यूएसएमएल का वेबिनार हो चुका है डॉक्टर अफसा। इसके जो वीडियो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। उसको मैं बताया हुआ कि हाउ टू प्रिपेयर यूएसएमएल। ये एमडीएमएस और एफसीपीएस इंडक्शन पॉलिसी के बारे में फिर दोबारा इस पे वेबिनार होगा। चलें जी, अब मैं थोड़ा सा आपको लास्ट पे इसके बारे में बता दूं कि डॉक्टर तैयब शजा एम पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन भी ऐसे ही है जैसे बताइए। पिम्स पिम का देखना पड़ेगा, उसका उसका पैटर्न मैंने अभी उसको चेक नहीं किया कि उसमें कितने एमसीक्यू हैं, फिर उसके मुताबिक मैं गाइड। अच्छा, ये लास्ट पे ये है कि जो हमारे ये जो वेबिनार था, ये फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको दिया गया है, सब स्टूडेंट्स के लिए था ये। और ये फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ, ये लाइब्रेरी है जो जिसके कंप्लीट लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जिसमें फर्स्ट बीआरएस फिजियोलॉजी है, फर्स्ट स्टेप 1 है, फर्स्ट स्टेप 2 सीके है, जनरल कैप्लन सर्जरी है, और जुतोई के लेक्चर्स हैं। ये हमारी एनएल मेडिसिन बुक है जो हमने लॉन्च की थी। और फिर पैथोमा जनरल पैथोलॉजी के लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। यूवर्ड क्यू बैंक गायनियोब्स के लेक्चर्स हैं, और ये फर्स्ट स्टेप टू सीके से गायनियोब्स है। ये कैप्लन सर्जरी के लेक्चर्स हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी के हाइजीन लेक्चर्स हैं, और ईएनटी के लेक्चर्स हैं। इन सब बुक्स के जो लेक्चर हैं वेबसाइट पे अवेलेबल हैं फॉर एफसीपीएस स्टूडेंट्स और फॉर एमडीएमएस एग्जाम फॉर एमएससी, क्योंकि यही बुक्स हैं जो भी एग्जाम है। एक मजे की बात पता क्या है, ये जो जो हमारी फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म की यूनिकनेस है, एग्जाम जो भी है, जो मर्जी एग्जाम है, आप एमडीएमएस एग्जाम को उठा लो, आप एफसीपीएस को उठा लो, एग्जाम इन्हीं में से आएगा। हाँ, पोर्शन डिफरेंट होगा, परसेंटेज डिफरेंट होगी, किसी में वो 100% जो है बेसिक है, किसी में वो 70% एनएलई में, वो 70% क्लिनिकल है, 20% बेसिक है। तो आपके जो एग्जाम है वो इन्हीं बुक्स से होंगे। अगर आपको ये बुक्स अच्छी तरह आती हैं तो सिर्फ परसेंटेज के डिफरेंस के लिहाज से आपने उसको प्रिपेयर करना है, और आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, और आपने इन्हीं बुक को अच्छी तरह कर लेना है। मैं गारंटी से देती है कह सकता हूँ, और 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ, अगर आपको ये बुक्स आती हैं तो आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। जी सर, अब हम बात करते हैं। अच्छा, ये नवंबर अटेम्प्ट जो एफसीपीएस पार्ट 1 की वो है। और हाँ, पार्ट 1 के लिए जो कौन सी बुक्स होती हैं, पार्ट 1 के लिए आपने जो बुक्स यूज करनी होती है वो फर्स्ट स्टेप 1 है, बीआरएस फिजियोलॉजी है। जो नॉन सब्सक्राइबर है वो इसको यूज करते हैं। बाकी फर्स्ट स्टेप 1 जो बुक है वो एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए मेन बुक होती है। एफ फर्स्ट स्टेप 1 हर एक एग्जाम के लिए मेन बुक है, तो इसको आपने बाय हार्ट तो याद करना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे एफसीपीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, जो गायनियोज के होते हैं, उनके लिए गायनियोज के अलग से लेक्चर होते हैं। जो एनाटमी शेल्फ नोट्स के लेक्चर हैं वो तो हर एक बंदे ने सुनने हैं। अच्छा, मैं मेडिकल पे भी कमेंट करता हूँ, और एफसीपीएस ऑप्थेल्मोलॉजी लेक्चर्स हैं, और एएनटी ये एफसीपीएस पार्ट 1 की स्पेशलिटी के लिहाज से ये लेक्चर उनको फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब ये एमसी क्वेश्चन आया आपका कि सर, मेडिकल फॉर एमसीक्यू बुक। हाँ डॉक्टर एम एस, आपकी सुजेशन ठीक है। हम शॉर्ट स्नेल पे हमारे लेक्चर अभी आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। और जी सर, एनएलई के लिए वेट कर रहे हैं जी। हम अब इस पे ही बात करेंगे, एनएलई पे। मेडिकल एमसीक्यू बुक जो एफसीपीएस पार्ट 1 है, पहले जो हम बुक रिकमेंड करते थे वो मेडिकल ही थी। हम ये कहते थे कि आप ये करें कि फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर सुने, फिर मेडिकल से एमसीक्यू कर लें। लेकिन ये, और फिर आपको वो SK14 करनी पड़ती थी, तो ये बहुत एमसीक्यू बन जाते थे, स्टूडेंट से नहीं हो पाते थे।
तो अब एक और अच्छी एफर्ट की है डॉक्टर आतिफ अफजल हैं, उनकी एक अच्छी एफर्ट है, उन्होंने डबल ए नोट्स, उन्होंने ये किया कि जितने भी पास एमसीक्यू थे उनको देखा है, उनमें डॉक्टर खिज़ा रब्बानी हैं, उनके साथ जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं, उन्होंने ये किया है कि सारी जितनी भी फाइल थी, गोल्डन फाइल थी, जो पहले पास एमसीक्यू थे, उनको सिस्टम वाइज वे में कर दिया है डबल ए नोट्स के लिए। तो अब मैं ये कहता हूँ कि आप फर्स्ट स्टेप वन के लेक्चर सुने और उसके बाद डबल ए नोट्स बुक्स एमसीक्यू कर लें, तो ये बेटर है, मेडिकल से बेटर हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल ज़्यादा लेंथी है, वो लेंथी हो जाता है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, तो डबल ए नोट्स ज़्यादा बेटर रहेगी। बाकी मेडिकल भी अच्छी बुक है, जिसने भी कोई एफर्ट किया अच्छी एफर्ट है, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये मेरी सुजेशन है, बाकी आप जिसको मर्जी फॉलो कर सकते हैं, ये नहीं कि हम किसी प्लेटफॉर्म की किसी बुक के बारे में नेगेटिव दिमाग सकते हैं, सारी बुक्स अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी हैं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? ये मैं पार्ट वन के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, कुछ एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादातर की नहीं भी है, लेकिन एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन भी है। तो डबल नोट्स एफसीपीएस पार्ट वन की जो जो एनएलई के लिए है, जो स्टूडेंट्स एनएलई के हैं, वो उनके लिए एनएलई मेडिजी बुक, जो ये एनएलई मेडिजी बुक है, एफएमजीज के लिए इससे बेस्ट बुक कोई नहीं होगी। मैं ये नहीं कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो लेकिन एफएमजीज के लिए सबसे बेस्ट बुक होगी एनएलई के लिए, वो यही है, जिसमें उनको हर एक एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन एज अ टॉपिक एमसीक्यू मिलेगा, और इसका जो नेक्स्ट एडिशन है वो सिस्टम वाइज है, पहले वो पेपर वाइज है। अच्छा जी, और भी अब एनएलई पे बात कर लेते हैं, जो एनएलई के स्टूडेंट्स हैं जी, जो हमारे एमडीएमएस वाले बच्चे हैं वो छुट्टी कर सकते हैं,